हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत ने एक संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संघीय शासन प्रणाली में संघ और राज्य दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन भारतीय जो संघवाद है इसमें ढेर सारे आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि अब से शक्तियां केंद्र के पास हैं, ज़्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं और केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत सारे विवाद के मुद्दे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है राज्यपाल का पद। अक्सर उन राज्यों को ज़्यादा परेशानी होती है जहां पर केंद्र सरकार वाली पार्टी की सत्ता नहीं होती है, वहां राज्यपाल पर मनमानी करने के आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति और उसके हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? आप सबको पता है। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान को लेकर तमिलनाडु, जिसने सबसे पहले राजमन्नर आयोग का गठन किया था 1969 के अराउंड, उसी तमिलनाडु सरकार ने एक समिति का गठन किया लास्ट ईयर 2025 में। उस समिति को हम लोग जस्टिस जोसेफ कुरियन समिति के नाम से जानते हैं और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब भारतीय संविधान में उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की है कि हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान में सुधार आए, और MK स्टालिन जो तमिलनाडु के CM हैं, उनका कहना ये है कि ये जो सुधार हैं ये संघ को सीमित करने वाले नहीं हैं, जबकि उसको और संघीय बनाने वाले हैं, कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर संघ सरकार फोकस करके स्थानीय मुद्दे अगर राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर देती है तो और बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है और भारतीय संघीय शासन प्रणाली में और बेहतर सुधार यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस समिति ने क्या सुझाया है इसको समझते हैं और थोड़ा सा सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो समझना शुरू करते हैं, ये समिति आपसे क्या कहती है। देखो, संघवाद का पुनर्गठन, एक नई शुरुआत की आवश्यकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन द्वारा जस्टिस कुरियन जोसेफ की रिपोर्ट पेश की गई है, और जस्टिस जो कुरियन जोसेफ की रिपोर्ट क्या कहती है इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तमिलनाडु सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के संघर्ष पर एक नई बहस की शुरुआत करती है। भारत के संघवाद को एक ढांचागत बदलाव, स्ट्रक्चरल रीसेट की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले जो 2-3 सवाल आपसे बनेंगे वो यही बनेंगे, इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहा है? संघ और राज्य के बीच के जो संबंध हैं इनको बेहतर कैसे बनाया जाए, और गठन कब किया गया था? अप्रैल 2025 में। रिपोर्ट सौंप दी, और रिपोर्ट क्या कहती है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में एक ढांचागत सुधार या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की नीड यहाँ पे हमको लगती है। इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, ध्यान रखिएगा। अब क्या चेंजेस की बात करते हैं जरा उस पर समझते हैं। देखो, संघवाद का जो सार्थक संघवाद का यहाँ पर अर्थ बताया है कि सार्थक संघवाद कैसा हो जिसमें संघ और जो राज्य हैं इन दोनों के पास बराबर दोनों होने चाहिए। संघवाद केवल नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह विश्वास, ट्रस्ट, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी और जनता के प्रति जवाबदेही के बारे में है। यदि हम चाहें तो संविधान में फिर से संशोधन कर सकते हैं। इनका कहना है कि भारत का जो संविधान है या भारतीय जो संघवाद है, अभी इसमें झुकाव संघ की ओर ज़्यादा है, जबकि ये बराबर का होना चाहिए, जिसमें राज्यों को और स्वायत्ता दी जाए, राज्यों में और विश्वास दिखाया जाए, जिससे कि वे जनता के प्रति जो समर्पण है उसको बेहतर तरीके से दिखा सके। और संघ सरकार, ऐसे बहुत सारे संघीय मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करके एक बेहतर संघीय शासन प्रणाली को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं, संघीय शासन प्रणाली क्या है, फिर इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो, जब भी हम लोग संघ और राज्य के संबंधों की बात करते हैं, संघ और राज्य, इनके संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को अक्सर बेटा आपने 3 तरीके से देखा होगा, 3 तरीके से, जिसमें एक आपको देखने को मिलता है फेडरल। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है फेडरल, या हम इसको संघीय शासन प्रणाली कहते हैं, संघीय। और संघीय जो शासन प्रणाली है इसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो यूनियन है, इस यूनियन के
यूनियन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये दोनों अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन करते हैं। या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है जो यूनियन है वो स्टेट के ऊपर, और इसका जो शुरुआत है वह कनाडा से मानी जाती है। जो कनाडा है, इस कनाडा के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह जो सबसे बेहतरीन संघीय शासन प्रणाली मानी जाती है, ये कनाडा की मानी जाती है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसी के आसपास आपको शासन करता देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फिर आपको एक देखने को मिल जाता है को-फेडरल, है ना। एक जो शासन व्यवस्था है आप इसको को-फेडरल के नाम से जानते हैं, को-फेडरल। और ये जो को-फेडरल है आप इसको परिसंघीय शासन प्रणाली कहते हैं, परिसंघीय। और परिसंघीय शासन प्रणाली में जो स्टेट होते हैं, स्टेट, राज्य, एक संधि का परिणाम होते हैं, एक संधि, एक ट्रीटी का परिणाम होते हैं। अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये लोग एक साथ आते हैं और एक यूनियन बनाते, एक संघ बनाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूएसए है। यूएसए शुरुआत में इसी तरीके से बना, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि वो भी अब पूरे तरीके से एक संघीय है, बट ये को-फेडरल है। या स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यूनियन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक ट्रीटी के तहत आए हुए हैं, और यहाँ राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, यह अलग होने का प्रावधान नहीं है। इसी तरीके से एक और शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग एकात्मक शासन के नाम से जानते हैं, एकात्मक शासन। और एकात्मक शासन में होता है कि यहाँ सशक्त केंद्र होता है, सशक्त केंद्र मतलब यहाँ पावरफुल यूनियन आपको देखने को मिलेगा और राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। और ऐसी शासन व्यवस्था हमको देखने को मिल जाती है कहाँ पर? ब्रिटेन। अब भारत को देखने के लिए जाओगे तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जो शासन प्रणाली है इसको एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली नाम दिया गया। और इंडिया में क्या सिस्टम है? तो इंडिया का जो सिस्टम है आप इसको क्वासी फेडरल कहते हैं। भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है इसको सामान्यतः आप लोग क्या कह सकते हैं? क्वासी फेडरल इसको कहा जाता है। यह है अर्धसंघीय कहलाता है, अर्धसंघीय। और अर्धसंघीय का आशय क्या है? अर्धसंघीय का आशय है कि हम जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, सामान्य जो परिस्थिति होती है, इस सामान्य परिस्थिति में तो संघीय शासन व्यवस्था को दर्शाते हैं, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल रूल ऑफ लॉ आपको देखने को मिलेगा। और जब भी विपरीत परिस्थिति आती है हम लोग यहाँ पे एकात्मक हो जाते हैं। जो विपरीत परिस्थिति आती है यहाँ पे आप एकात्मक हो जाते हैं, और यही एक थोड़ी सी दिक्कत है। इसके अलावा और भी कई सारे विवाद हैं, जिनमें गवर्नर का जो पद है ये सबसे ज़्यादा विवादित है, राज्यपाल का पद विवादित है। इसमें आईएएस जो आईपीएस हैं इनके पद विवादित हैं। जो फिनांस है, इस फिनांस के डिस्ट्रीब्यूशन के जो इशू हैं ये भी डिस्प्यूटेड है। तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? अर्धसंघात्मक। सामान्य परिस्थितियों में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गलत होता है पूरी शक्ति केंद्र के हाथों में आ जाती है। और इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट रेसिडुअल जो पावर है, ये सारी की सारी रेसिडुअल पावर सेंटर या केंद्र के पास है। मतलब भारत में शक्तिशाली केंद्र है और राज्यों के पास सीमित शक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। आपने अगर पॉलिटी को पढ़ा होगा तो 7th शेड्यूल के बारे में हर एक बच्चा थोड़ा बहुत तो जानता है। जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में क्या है? यहाँ 3 लिस्टें आपको देखने को मिल जाती हैं। एक यूनियन है, यूनियन, संघ सूची, और जो संघ सूची है इसमें 100 विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। एक आपको स्टेट लिस्ट दिखाई देती है, स्टेट, और इसमें हमको 61 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और एक हमको कंकरेंट लिस्ट दिखाई देती है जिसको आप लोग समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और इसमें 52 सब्जेक्ट। अब देखो वास्तविकता में ये संघ के जो कार्य हैं, मतलब संघ के जो कार्य हैं वो इसमें है। यहाँ जो कानून है वो संघ बनाएगा, यहाँ कानून राज्य बनाएगा, ठीक है, राज्य। लेकिन विपरीत परिस्थिति में संसद भी इस पे कानून बना सकती है, ये इस पे एक दिक्कत है। और यहाँ जो कानून है वो दोनों बना सकते हैं। और लेकिन अगर सुपीरियर किसी का माना जाएगा तो सेंटर का माना जाएगा, सेंटर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है इसको लेके अक्सर कई बार हमको डिबेट देखने को मिली है। जस्टिस कुरियन जो समिति है इन्होंने कुछ अपग्रेड करने की कोशिश की है, कुछ सुधार यहाँ पर सजेस्ट किए हैं कि संघ का जो पूरा फोकस है वो संघीय विषयों पर हो, जैसे विदेश रिलेशन है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन, इस पे हो। स्थानीय सुशासन और वित्त से संबंधित मुद्दे राज्यों के पास दे दिए जाएं और राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, तो हमारा जो संघीय शासन प्रणाली है ये बेहतर तरीके से काम करेगा। इनका मानना ऐसा है। इन्होंने कुछ सजेशन दिए, और सजेशन क्या दिए हैं आप इसको समझो।
जैसे सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर का जो पद है, इस गवर्नर के पद को लेके राज्यपाल के पद को लेके सुधार की बात यहाँ पे की है। क्या की है? देखो, अभी राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? अभी राज्यपाल को अपॉइंट करती है संघ सरकार, मतलब राष्ट्रपति। ये कहते हैं कि जब भी राज्यपाल की अपॉइंटमेंट की जाए तो अपॉइंटमेंट जो है ना, ये अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी है कि 3 नेम सजेस्ट होंगे, 3 नेम सजेस्ट होंगे, और ये 3 नेम सजेस्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के द्वारा 3 नामों की सिफारिश की जाएगी, उनमें से किसी एक व्यक्ति को ही आप क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति को ही आप क्या कर सकते हैं? राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना, ठीक, पहली चीज, पहली। दूसरा, आपसे यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया है कि इनका जो टर्म है, टर्म या कार्यकाल, ये कार्यकाल आपका फिक्स होना चाहिए 5 ईयर का, 5 ईयर का फिक्स होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या बन पाएंगे? राज्यपाल बन पाएंगे, एक बार ही क्या बन पाएंगे? राज्यपाल बन पाएंगे। ये शर्त भी यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दी। पहली चीज तो नियुक्ति किसकी सिफारिश पे करेंगे? किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर 3 नाम भेजे जाएंगे, उनमें से किसी एक को चुनेगा। कार्यकाल इनका निश्चित होना चाहिए 5 साल का और एक बार का, ठीक। फिर उन्होंने बोला है कि रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बन सकते हैं? या तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा नो अदर पोस्ट, किसी दूसरी प्रकार के पद को ये धारण करने के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं गवर्नर को लेके कितने बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस स्टेट के जो बिल्स हैं, इन बिल को 15 डेज के अंदर अप्रूवल देना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर सेकेंड टाइम कोई बिल जाता है, राज्य का कोई बिल सेकेंड टाइम जाता है गवर्नर के पास, तो फिर ये बाइंड होना चाहिए, ये बाइंडिंग होगा कि ये इसको अप्रूवल देंगे, इस तरीके से राज्यपाल का पद है, इसमें कुछ सुधार की यहाँ पे बात की है। और इसी दिशा में इन्होंने बोला है कि भारत के संविधान में एक नई 13th जो शेड्यूल्ड है, ये 13 शेड्यूल्ड को ऐड करनी चाहिए। और जो 13 शेड्यूल्ड है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन शामिल करेगी रिलेटेड टू गवर्नर होंगे, तो भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने की यहाँ पे बात की है। अब ये कितने तरीके से, मतलब ये कैसे एप्लीकेबल होगी, ये तो संघ सरकार ही जानती है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की जो पावर है ये संघ सरकार के पास है। और ये भी कहीं ना कहीं एक विवाद का कारण यहाँ पे बना रहता है कि हम कितने एकात्मक हैं, देखने में हम संघीय हैं, हालांकि उसकी भी अपनी वजह है। अगर राज्यों को बहुत सारी शक्तियां दे देंगे तो भारत एक संघ के तौर पर रहने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल जैसे जो राज्य हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो कि सही नहीं होगा। तो राज्यपाल के पद को लेकर ढेर सारी सिफारिशें दी गई हैं। नियुक्ति कैसे होगी, कार्यकाल कैसे होगा, रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण करेंगे, बिल को कितने दिन रोक के रख सकते हैं, एक नई अनुसूची सुझाव दी है जिसको आप लोग 13 शेड्यूल के नाम से जानते हैं। और इसमें दिशा निर्देश होने चाहिए राज्यपाल के पद को लेके। और क्या बातें बोली हैं, चलिए जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, विवाद का जो केंद्र है बेटा कौन है? राज्यपाल का पद है। और इसको लेकर ढेर सारी सिफारिशें दे दी यहाँ पर, ठीक। राज्य विधानसभा 3 नामों का पैनल जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। एक तरफा नियुक्तियों का अंत, राज्य विधानसभा 3 नामों के पैनल को मंजूरी देगी। इसमें से किसी एक को चुनना होगा। मतलब आर्टिकल 155 में संशोधन की बात कर दी। ये पहला अगर अमेंडमेंट होगा तो आर्टिकल 155 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं कार्यकाल और सुरक्षा। एक निश्चित कार्यकाल मिलना चाहिए 5 साल का, नवीकरणीय नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, भविष्य पर रोक। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को छोड़कर किसी भी अन्य संवैधानिक पद के लिए आयोग बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र कार्य करना। अभी इनको ऐसा लगता है कि राज्यपाल पर केंद्र सरकार का दबाव रहता है, इसीलिए सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो इनको 5 साल का फिक्स टर्म हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक।
सुधार, निर्देशों का साधन, संविधान में नई 13वीं अनुसूची 13 शेड्यूल जोड़ना, राज्यपालों के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना और तटस्थता सुनिश्चित करना और संवैधानिक संतुलन को मजबूत करना। ये एक 13 अनुसूची रहेगी जो सारे के सारे सुधार रहेंगे हमारे जो राज्यपाल हैं उनसे संबंधित। ठीक, विधेयकों के लिए समय सीमा जो आर्टिकल 200 है और 201 में है, राज्यपाल को राज्य विधेयकों के पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित करती है तो अगले 15 दिनों में मंजूरी देना अनिवार्य है। परिणाम, अनिश्चितता काल की देरी अब संभव नहीं होगी, जिसके कारण सरकार के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे और बहुत डिले हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, भाषा नीति की विफलता, ये कहते हैं एक राष्ट्र और एक भाषा की जो अवधारणा ही अस्वीकार है। तमिलनाडु और केरल जब इस पे बात करेंगे तो वह कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे वजह है कि साउथ जो इंडिया है, दक्षिण भारत जो है, वहाँ पर हिंदी की स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। तो ये कहते हैं ये आवश्यकता नहीं है। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है एक गहरी नीतिगत विफलता, इसको यहाँ पे बता दिया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एक फेल्यूर के तौर पे बता दिया है कि इस नीति का कोई स्पष्ट लाभ नहीं है और ये वित्तीय और परिचालन वास्तविकता की अनदेखी यहाँ पे करती है। एक इंग्लिश, हिंदी और एक कोई भी स्थानीय भाषा में जो शिक्षा प्रोवाइड कराना है उसको फेल्यूर के तौर पर यहाँ पे बता दिया है। ठीक, समाधान उच्च दक्षता, द्विभाषिकता, वैश्विक और स्थानीय। ये कहते हैं कि अंग्रेजी आर्थिक गतिशीलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, मतलब जो 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला चल रहा है, ये 2 लैंग्वेज उस 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे काम करते हैं और यही दिक्कत है दक्षिण भारत के राज्यों के साथ। वे इंग्लिश को एक्सेप्ट करने तैयार हैं पर भारत की जो एक भारतीय भाषा हो सकती है हिंदी, उसको नहीं स्वीकारते हैं। हालांकि उसको लेकर भी परेशानी ये है कि देखो इंग्लिश से पहले से फ्रेंडली हैं, पहले से सीखते आए हैं, हिंदी से उतने फ्रेंडली नहीं है, तो उसको सीखने में थोड़े समय की एक समस्या है। शायद एक वजह हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक, सिफारिशों का सारांश आपके सामने ये है कि 13 शेड्यूल को ऐड करने की यहाँ पे बात कर दी है। अब देखो भारतीय जो संघीय शासन प्रणाली है, इस संघीय शासन प्रणाली में कई सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को सुधारने के लिए कई सारे कमीशन का बार बार गठन भी किया गया है। आपने कभी राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग या फिर ये जस्टिस जोसेफ कुरियन आयोग के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये संशोधन होना चाहिए या नहीं? आप इस पर अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने फीडबैक हमको जरूर दें और बेहतर तरीके से पढ़ें। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही काम की खबर आपके लिए है। देखो हमारे जो यूपीएससी के कोर्सेस हैं काफ़ी डिस्काउंट में चल रहे हैं। प्रतिज्ञा हमारा एक बैच है और ये 2027 के लिए है और ये बैच आपको इतनी प्राइस पर नहीं, ये इस कोड के साथ आपको मिल रहा है 10,999 रुपये में। पूरा 2027 का जो जीएस है, आप इस जीएस की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं बेहतर तरीके से मात्र 10,999 रुपये में। और 26 फरवरी से इस कोर्स की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। निर्वाण जो हमारा 2028 के लिए एक फाउंडेशन बैच है जो कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन आपकी कराने वाला है। ये बैच इतने में नहीं, ये आपको मात्र 27,000 रुपये में मिल रहा है। तो इस कोड को अगर आप यूज़ करके इस कोर्स का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं और इसकी शुरुआत भी 26 फरवरी से हो रही है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आके आप बात कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। समटाइम कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और हो जाता है। आप उसको प्लीज़, मतलब ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे आते हैं अरे कुछ भी किसने टीचर बना दिया, ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, समटाइम हो जाते हैं, हमेशा नहीं होता है। तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।